दर्शकों, सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ का डीएनए कार्यक्रम छोड़ दिया और उनकी जगह आए हैं एक नए एंकर। लेकिन इन्होंने आते ही एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलना भी शुरू कर दिया है और एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ भी अपनी झूठी न्यूज़ से उसकी छवि खराब करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है, यानी वो अपने एजेंडे पे लग गए हैं। दर्शकों, ये हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि किस तरीके से जी न्यूज़ के इस नए एंकर ने डीएनए में न सिर्फ एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगला है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी बदनाम करने के लिए झूठी न्यूज़ फैलाई है। और न सिर्फ ये एक कांग्रेस राजनीतिक पार्टी और एक समुदाय विशेष की बात है, बल्कि इन्होंने पूरे देश में नफरत फैलाने वाली बात करनी शुरू कर दी है। दर्शकों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वायनाड में राहुल गांधी के ऑफिस को तोड़ा गया था और इस तोड़फोड़ के बाद जब राहुल गांधी से पूछा गया कि ये जो आपके ऑफिस में तोड़फोड़ है इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा था कि ये बच्चे हैं, इन्होंने तोड़फोड़ की है, ये ऑफिस हमारा नहीं था, ये वायनाड वालों की आवाज़ थी, उनका ऑफिस था, उन्होंने तोड़ा है, कोई बात नहीं, हमें कोई केस नहीं करना है। आइए पहले हम देखते हैं कि ये जी न्यूज़ के जो नए एंकर आए हैं ये इस खबर को किस तरीके से परोस रहे हैं, इस झूठी खबर को, जिसके बाद इन्होंने माफ़ी भी मांगी है और इनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है। और फिर हम दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। हम इस वक्त राहुल गांधी के प्रवक्ता या उनकी पार्टी के या उसके समर्थक के तौर पर नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारे खुलासे करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए कि जी न्यूज़ पर क्या कहा जा रहा है। और आज हम उदयपुर में मारे गए कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाने की अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि इस घटना की जड़ में सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथ के बीज नहीं है, बल्कि ये घटना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की भी एक सोची समझी परिणाम के तौर पर सामने आया। हम आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। आज ये आपको तय करना है कि ये लोग बच्चे हैं या आतंकवादी हैं। तो देखा दर्शकों, ये कह रहे हैं कि ये बच्चे हैं या आतंकवादी हैं। राहुल गांधी ने बच्चा किसको कहा था, आइए उसको भी सुन लेते हैं। क्या फिर वो आप अब भी कहेंगे कि ये आतंकवादी हैं? तो सुनिए कि राहुल गांधी किसको कह रहे हैं। इट्स माई ऑफिस, बट बिफोर बीइंग माई ऑफिस इज द ऑफिस ऑफ द पीपल ऑफ वायनाड. दिस इज द ऑफिस ऑफ द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ वायनाड. सो it's quite a unfortunate thing that has been done. Everywhere in the country you see the idea that violence will resolve problems, and violence never resolves problems. However, the children who did this, I mean, they're also children, so it's not fine. It's not a good thing to do, but they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing and तो देखा दर्शकों आपने कि राहुल गांधी साफ तरीके से उन लोगों को बच्चा कह रहे हैं जिन्होंने उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की थी और वो सचमुच बच्चे थे। उन्हें आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि जी न्यूज़ के एंकर कह रहे हैं। और आइए देखते हैं कि जी न्यूज़ आगे किस तरीके से, जी न्यूज़ के एंकर किस तरीके से आगे जहर फैला रहे हैं, उसको भी सुनते हैं। सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को हिंदू बताकर उसका विरोध किया जाता है, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय के दो लोग कन्हैया लाल का सिर धड़ से अलग करके उसकी हत्या कर देते हैं तो हमारे देश का एक वर्ग ये कहता है कि आरोपियों का कोई धर्म। तो दर्शकों, आपने देखा होगा कि किसी ने भी नुपुर शर्मा को ये नहीं कहा कि वो हिंदू है तो सारे हिंदुओं को टारगेट किया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। नुपुर शर्मा का नाम लेके कहा जाता है कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए और कोई और सज़ा देने की बात नहीं करती, बल्कि भारतीय संविधान में जो सज़ा उसके लिए है उस सज़ा की डिमांड की जाती है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जिसने कन्हैया का सर कलम किया है उसके बचाव में एक भी मुसलमान या मुसलमान की तंजीम या मुसलमान का आलिम आगे ये नहीं कहता है कि इसका धर्म मत ढूंढो, इसको छोड़ दो, इसको माफ़ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर आदमी एक ज़बान पे कह रहा है कि इस व्यक्ति को फांसी दो, इसने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है, अपराध किया है, उस अपराध की सज़ा फांसी है तो फांसी दो।
कोई भी उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन ये एंकर पता नहीं क्यों समाज में जहर घोलने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं, और ये आगे भी बहुत जहर घोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कि ये आगे और क्या कह रहे हैं। आज हम आपको उदयपुर के इस इलाके में अपनी पहली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कैसे दो भारत बसते हैं। एक भारत वो है जहां नुपुर शर्मा के मामले में विरोध करने वाली हिंसक भीड़ को शांति दूत बताया जाता है और कहा जाता है कि ये तमाम विरोध प्रदर्शन अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में है। लेकिन दूसरे भारत में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले कन्हैया लाल को सांप्रदायिक बताकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और विडंबना ये है कि इस दूसरे भारत में लोगों के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी का कोई अधिकार नहीं है। भारत का संविधान कहता है कि इस देश के सभी 140 करोड़ नागरिकों को अपने विचार और मत प्रकट करने का पूरा अधिकार है। और कन्हैया लाल को यही लगा था कि वो इस धर्मनिरपेक्ष देश में अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल किया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। तो देखा दोस्तों, आपने ये किस तरीके से कह रहे हैं कि भारत में दो भारत है। हम तो वो लोग हैं जो अखंड भारत का सपना देखते हैं। अखंड भारत मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन्हें सब को मिलाकर एक देश किया जाए, एक अखंड भारत बनाया जाए जो पहले कभी था। और ये इस भारत में भी दो भारत देख रहे हैं। ये कैसे इनकी सोच है, ये पाप कर रहे हैं दो भारत देख के। भारत में दो भारत नहीं है, हाँ अनेकता में एकता है। भारत में अनेक विचार के लोग रहते हैं जो एक साथ रहते हैं। इसका स्वागत सभी करते हैं, हम भी करते हैं। आपके विचार बदल सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि कन्हैया कुमार को लगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो वो कुछ भी लिख सकते हैं, तो उनको गलत लगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत में इसकी इजाज़त नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें। और इसका जीता जागता सबूत अभी जुबैर है। जुबैर को गिरफ्तार सिर्फ इसलिए किया गया है कि उन्होंने 2018 में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने हिंदू देवताओं का अपमान किया था, जिसकी वजह से आज वो गिरफ्तार है। तो ऐसा नहीं है कि आज़ादी है तो आप कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी कह देंगे, और एक वर्ग लिख सकता है और दूसरा वर्ग नहीं लिख सकता। ऐसा भी कोई कानून भारत में नहीं है। भारत एक है और सबके लिए एक कानून है। और किसी ने भी इन उपद्रवियों को शांति दूत नहीं बताया है। अगर ये जी न्यूज़ के जो नए एंकर हैं, एक कभी नाम बता दें कि जिसने इन उपद्रवियों को शांति दूत का अर्थ सवाल ही नहीं पैदा होता। उपद्रवी उपद्रवी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक वर्ग इन्हें शांति दूत कहता है। ये सरासर झूठ है। और आइए आगे देखते हैं कि और किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। आज उदयपुर में इस घटना के खिलाफ विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। और बड़ी बात यह है कि ये विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और इस दौरान कोई हिंसक घटना भी नहीं हुई। लेकिन आपको ये तस्वीरें भी याद होंगी जब पिछले दिनों देश भर में एक खास धर्म के लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे और इस दौरान कई स्थानों पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई और हिंसा भी भड़काई गई। इन दोनों विरोध प्रदर्शनों में जो मूल अंतर है वो आप इन तस्वीरों से देखकर समझ सकते हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि हिंदू समुदाय आज भी कानून व्यवस्था को तो देखा दर्शकों, ये कह रहे हैं कि आज भी हिंदू समुदाय कानून व्यवस्था को मानता है। क्या दूसरे समुदाय कानून व्यवस्था को नहीं मानते? मानते हैं, सब मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए इस तरीके की बात की जा रही है। और जो दो वीडियो दिखाए गए हैं कि हिंदू समुदाय के लोग शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है और ऐसा होना भी चाहिए। और दूसरी वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग अदब पत्थर जला रहे हैं, जिसकी निंदा सभी ने की और हम भी करते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया भी उस अद्दा पत्थर चलाने वाले लोगों की निंदा करता है। लेकिन इसको कंपेयर करके जो भी साबित करना चाहते हैं वो साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप पिछला कुछ ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो अभी बंगाल में हिंसा हुई थी। क्या वो हिंसा मुसलमानों ने की थी चुनाव के दौरान? और अभी अग्निपथ के विरोध में एक हिंसा हुई थी, बहुत ज़बरदस्त हिंसा हुई थी, उत्तर प्रदेश में भी हुई थी, सब ने देखा। पूरे देश में ट्रेनें जलाई गई हैं, बसें जलाई गई हैं। क्या ये जी न्यूज़ के एंकर कह रहे हैं कि ये सभी लोग मुसलमान थे या इन सबको ये हिंदू नहीं मानते, मुसलमान नहीं? तो मतलब ये हिंदू नहीं थे, ये दूसरे समुदाय के लोग थे, क्योंकि हिंदू समुदाय हिंसा कर ही नहीं सकता, वो कानून व्यवस्था को मानता है। तो फिर ये लोग कौन थे?
जो अग्निपथ के विरोध में ट्रेनें जला रहे थे, बसें जला रहे थे, और कितना हंगामा हुआ ये आपने देखा। ये कौन लोग थे? और दोस्तों अभी बता दें कि तौकीर रज़ा ने इसी नुपुर शर्मा के मसले पर बरेली में एक बहुत बड़ा जलसा किया था, जिसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ ज़रा सी भी हिंसा नहीं हुई थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये लोग जो कानून के दायरे में रह के उस जलसे में आए थे वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे? क्योंकि हिंदू कानून को मानता है और दूसरे लोग तो मानते नहीं हैं। तो क्या वो सारे लोग जो तौकीर रज़ा के जलसे में आए थे क्या वो हिंदू थे? नहीं, वो मुसलमान थे। और ये जो अग्निपथ में जो हंगामा हुआ था, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिले हुए थे, लेकिन हंगामा कर रहे थे। तो दर्शकों, हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अपराध सिर्फ अपराध होता है, उसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, उसमें धर्म को ढूंढना ही नहीं चाहिए। और इस तरीके से जो टीवी चैनल पे, नेशनल टीवी चैनल पर बैठ कर जहर घोलते हैं, ये आपके और हमारे जहनों को गुमराह करते हैं, ख़राब करते हैं, और हम इनकी बातों में आ जाते हैं। जैसे कि राहुल गांधी में एक झूठी न्यूज़ फैलाकर ये गुमराह कर दिया कि राहुल गांधी इस तरीके से बात कर रहे हैं, और ये वक्त वक्त पे झूठ बोलते रहते हैं और हम लोगों को गुमराह करते रहते हैं। जबकि हमको एक ऐसा देश बनाना है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल के एक साथ प्यार से रहें और इस नफरत से दूर हो जाएं। और आइए देखते हैं कि ये आगे क्या कह रहे हैं। भारत के संविधान में देश के हर नागरिक की जान को समान महत्व दिया गया है। जब किसी नागरिक की हत्या होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, तब एक जैसी धाराएं लगती हैं और एक जैसी सजा दी जाती है। लेकिन कड़वा सच ये है कि हमारे देश में अब तक मौत को भी धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। आज अगर किसी अल्पसंख्यक के खिलाफ कोई घटना होती है तो ये बड़ी हेडलाइन बन जाती है, लेकिन जब कन्हैया लाल जैसे किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो इस पर सन्नाटा छा जाता है। जब कन्हैया कुमार जैसे किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो इस पर सन्नाटा छा जाता है। अब ये फैसला दर्शकों आपको करना है कि कन्हैया कुमार की हत्या पे देश में सन्नाटा है या पूरा देश उबल रहा है। और चाहे टीवी चैनल्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह यही चर्चा हो रही है कि ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जो हुई है वो गलत हुई है, और ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हुई है, क्योंकि उसका गला काटा गया है। ये तालिबानी स्टाइल से हुई है। तो हर आदमी इसकी निंदा कर रहा है, हर आदमी इस पर चर्चा कर रहा है, लेकिन जी न्यूज़ को लगता है कि सन्नाटा छाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जी न्यूज़ के एंकर साहब किस तरीके से बात कर रहे हैं। और आइए आगे देखते हैं कि आगे भी क्या ये जहर घोलते हैं, इनके जहर दिल में कितना जहर है उसको भी देखते हैं। आज भारत चाहे तो फ्रांस से काफ़ी कुछ सीख सकता है। भारत की तरह फ्रांस भी एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, और जिस तरह उदयपुर में पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान पर कन्हैया लाल की हत्या हुई है, ठीक उसी तरह वर्ष 2020 में फ्रांस के एक स्कूल में सैमुअल पैटी नाम के एक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। सैमुअल पैटी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपनी क्लास में पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ कार्टून दिखा दिए थे, लेकिन इसके बाद फ्रांस की सरकार ने इस्लामिक कट्टरपंथ को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए, और अब फ्रांस की एक अदालत ने आतंकवादी हमलों से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक फैसला भी सुनाया है। वर्ष 2015 में पेरिस में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट और सुसाइड अटैक हुए, जिसमें 130 लोगों की जानें चली गई, और इस मामले में फ्रांस की अदालत ने आतंकवादी सालेह अब्दे सलाम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, और अपने फैसले में ये भी कहा है कि ये आतंकवादी 30 साल की सज़ा काटने के बाद ही पेरोल के लिए आवेदन कर सकता है। हमला करने वाले आतंकवादियों में सलाह अब्दे सलाम ही जीवित बचा है, और इस मामले में लगभग 6 वर्षों तक गहन जांच की गई और 9 महीने तक। तो देखा है दर्शकों, आपने ये कह रहे हैं कि भारत को फ्रांस से सीखना चाहिए। मतलब अभी आप हिंदुस्तान की एक कौम को नीचा दिखा रहे थे, अभी तक आप भारत के एक राजनीतिक पार्टी को नीचा दिखा रहे थे, और अब आपने पूरे भारत को नीचा दिखा दिया और कहा कि फ्रांस से सीखना चाहिए। क्या हमें फ्रांस से सीखने की ज़रूरत है? मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन करता हूं, ये सवाल आप लोगों से पूछता हूं कि क्या आप फ्रांस की अदालत की तरह, कितने लोग ये चाहते हैं कि इस व्यक्ति को जिसने कन्हैया की गर्दन काटी है, उसका कत्ल किया है, उसकी हत्या की है, उसको उम्र कैद की सज़ा हो? कितने लोग चाहते हैं? क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि इसे फांसी देना चाहिए,
और शायद सारा भारत यही कहेगा कि इस व्यक्ति को फांसी देना चाहिए। तो क्या हम फ्रांस से सीख के उसे उम्र कैद की सज़ा दे दें और वो भी साथ में ये भी कह दें कि 30 साल इसको आप जेल में रखिए और 30 साल के बाद इसको पैरोल पे छोड़ दीजिए? हमें ये सीखना है। इन्होंने भारत को भी नीचे दिखा दिया। और आप बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि फ्रांस से सीख के फ्रांस की तरीके से भारत के न्यायालय को 5 साल तक इसके ऊपर गहन जांच करनी चाहिए, उसके बाद इसको सज़ा देना चाहिए, जबकि बात तो ये हो रही है कि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरीके से काम करना चाहिए और 15 दिन में इसको फांसी दे देना चाहिए। किस बात की जांच होनी चाहिए? ये व्यक्ति मर्डर करता है, वीडियो बनाता है, सामने दिख रहा है, मर्डर के बाद फिर वीडियो बनाता है और फिर उसको वायरल करता है। ये एक ख़तरनाक किस्म का मर्डर हुआ है जिसमें उसके अंदर डर नहीं है। तो सवाल ये किया जा रहा है कि इसको 15 दिन के अंदर फांसी दिया जाए। सारे लोग चाहते होंगे, आप भी यही चाहते होंगे, इसको 15 दिन के अंदर इन दोनों लोगों को फांसी दिया जाए और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जो भी सज़ा उनकी भारत के संविधान में बनती है। लेकिन जी न्यूज़ का ये जो एंकर है वो किस तरीके से भारत को नीचा दिखाता हुआ कह रहा है कि हमें फ्रांस से सीखना चाहिए, 5 साल तक इसके ऊपर जांच करनी चाहिए, 5 साल के बाद इसको उम्र कैद की सज़ा दे देनी चाहिए और उम्र कैद की सज़ा में भी ये कह देना चाहिए कि 30 साल तो भाई आप जेल में रहिए, उसके बाद पैरोल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको पैरोल मिल जाएगी, आप बाहर आ जाइए। कितने लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? एक भी नहीं। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके माइंड को डाइवर्ट किया जाता है और आपके माइंड को गुमराह किया जाता है नेशनल टीवी पर बैठ के, और आप ध्यान नहीं देते कि आपके ऊपर, आपके पास कौन सी खबर परोस दी गई है। तो दर्शकों, हम इस तरीके से एनालिसिस करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिर एक बार कह रहे हैं कि मिल कर रहना चाहिए और एक मजबूत भारत का निर्माण करना चाहिए, अपने संविधान पर भरोसा करना चाहिए, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत।